हेलो वीवर, नमस्कार। क्लास 12 जियोग्राफी मानव भूगोल और उसके मूलभूत सिद्धांत का चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि को, इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर शुरू करूं इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शुरू से अंत तक देखें, पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गांवों में, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करने वाले हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। यहाँ हम अपनी जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना भी करेंगे। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में आखिर क्यों नहीं रहना चाहते। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या के वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जननांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भागों में निवास करते हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। आप देख सकते हैं कि अभी अगर हम देखें तो चीन की जनसंख्या, फिर भारत की जनसंख्या, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको, इस तरह से जनसंख्या है। लेकिन अभी आप ये देखेंगे तो चीन को भारत ने पछाड़ दिया है। लगभग भारत की जनसंख्या 141 करोड़ के आसपास हो गई है, जो कि दुनिया की पूरे देशों में नंबर 1 स्थान रखती है। अब यहाँ पे देखिए, स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वहीं लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। ये कथन जो है ये राल्फ वाल्डो इमर्सन का है। जनसंख्या का घनत्व। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों की पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व को आप मापते हैं जनसंख्या डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए कप प्रदेश का क्षेत्रफल 100 किलोमीटर स्क्वायर है और जनसंख्या 1,50,000 है, तो जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगी 1,50,000 डिवाइडेड बाई 100, तो 00 कट जाएगा, यानी 1500 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 1500 व्यक्ति रहते हैं।
इससे क प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चलता है? नीचे दी गई तालिका 2.1 को देखिए, अवलोकन कर सकते हैं कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। कक्षा में चर्चा करें और इसके कारण क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। तो इस तालिका को वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक। जल की उपलब्धता जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदियां, घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं। मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? आर्थिक कारक। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती हैं, अतः कुशल एवं अर्ध कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी तथा इसका एक अच्छा उदाहरण है। नगरीकरण। नगर योजना के बेहतर अवसर शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो सकते हैं। नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों को सोचिए। औद्योगिकरण। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध तो कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबो ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। क्या आप अपने प्रदेश से ऐसे कुछ उदाहरणों को सोच सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति और सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं।
जनसंख्या की वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ को 2011 की जनसंख्या 121.02 करोड़ में घटाएं, तब हमें जनसंख्या की वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविक संख्या का पता चलेगा। जनसंख्या की वृद्धि दर यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्मे और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि मतलब जन्म माइनस मृत्यु। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं, जन्म मृत्यु और प्रवास। अशोधित जन्म दर CBR को प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना किसी वर्ष में विशेष में जीवित जन्म डिवाइडेड बाई किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000, इसको हम लोग बोलते हैं अशोधित जन्म दर। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है। अशोधित मृत्यु दर इक्वल टू होती है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या डिवाइडेड बाई उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। तो ये अशोधित मृत्यु दर इस तरह से निकाला जाता है। आगे हम बात करें तो मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तरों द्वारा प्रभावित होती है। प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिसे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है और जिस स्थान पे आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास अस्थायी तथा मौसमी भी हो सकता है। यह गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवासी कहलाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं: प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक, काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व
जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियों लगती हैं। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। चित्र 2.2 जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है। लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। मोटे तौर पर 80 लाख। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की? मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गए, जिसने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। इससे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दर की तीव्रता से घटने में योगदान दिया। क्या आप जानते हैं कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है? अकेले 20वीं शताब्दी में 4 गुना बढ़ी है। प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। मानव जनसंख्या को आरंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। तालिका 2.2 को ध्यानपूर्वक देखिए, जो यह दर्शाता है कि विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के 2 गुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में अधिक समय ले रहे हैं। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ऐसा क्यों है? जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सह संबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की दर निम्न प्रतीत होती है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इसका कारण जब निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इसे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा। यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ती है। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे, अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं हैं। एड्स, HIV जैसे घातक महामारियां ने अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों के
मंडल के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है। इसे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। जनसंख्या वृद्धि दर, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी भी दोगुनी होने के लक्षण दिखाई नहीं देते। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अव्यवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। ये ग्रामीण, खेतिहर है, जनांकीय संक्रमण, नगरीय, औद्योगिक। आप देख सकते हैं चित्र 2.3 जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं को बताता है। 3 अवस्थाओं को यह बताता है। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्त्यता होती है, क्योंकि रोग, महामारियों और भोजन की अनिश्चितता आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मतर्यता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक घट जाती हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जननांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्ध, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक